Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Geography, Chapter 4, Agriculture. इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फार्मिंग और एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। अगर हम देखें अपनी कंट्री के लिए तो हमारी कंट्री एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा इस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? वाई? तो उसमें देखेंगे स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन का 55% है वो किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी or which produce most of the food that we consume, and beside food grains it also produce raw material for various industries. That means हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर से मिलता है, तो वो इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और हमने देखा कि जिस तरीके से हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये फूड ग्रेन जो हमें मिलता है कहाँ से होता है? जो प्रोड्यूस होता है वो हम कंज्यूम करते हैं। फूड ग्रेन के अलावा हमें रॉ मटेरियल भी मिलता है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री हमारा हमारा फूड ग्रेन और हमारी जो पॉपुलेशन है, तो ये आप देखेंगे जो 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसके लिए हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। ठीक है। अब हम देखेंगे मोर एवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं इसके अलावा जो लाइक अ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी बाहर हम इस चीज़ को क्या करते हैं? भेजते हैं, सेल करते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग में आप सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहले तो देखेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत पुराने समय से ही। ओवर दिस ईयर अगर हम कुछ सालों से देखें तो कल्टीवेशंस मेथड हैव चेंज। अब जो कल्टीवेशन के जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो एंड हाउ एंड सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स आप जानते हो कि कल्टीवेशन मेथड इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो या टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है या सोशल कल्चर हमारी क्या प्रैक्टिसेस हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे तो अब क्या हो रहा है, कल्टीवेशन इन पर्सपेक्टिव से चेंज हो रहा है। फार्मिंग वरीज कर रहा है। जो फार्मिंग है आप देखेंगे जो सब्सिस्टेंस है टू कमर्शियल टाइप, यानी जो फार्मिंग है सब्सिस्टेंस से लेके कमर्शियल टाइप, आपको अलग अलग तरीके की फार्मिंग मिलेंगी, जीवन निर्वाह करने के लिए भी और कमर्शियल पर्पस से भी, यानी सेल करने के लिए। तो आपको अलग अलग डिफरेंट फार्मिंग देखने को मिलेंगी एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस टाइम पे इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट में है अलग अलग जो हमारा ये कमर्शियल है या सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये अलग अलग तरीके की फार्मिंग हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसाइज्ड। कुछ ऐसे फार्मिंग मेथड हैं जो कि हम लोग अडेप्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव यानी पुराना तरीका, सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह करने का तरीका। तो पुराने तरीके से जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या करी जाती थी? फार्मिंग करी जाती थी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो आप देखेंगे जो इस टाइप की फार्मिंग होती है वो कुछ ही जगह पे होती है, इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में होती है। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land. The help of primitive tools like a hoe, dough, digging sticks and family community labor. That means जो small patch होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी है कि स्मॉल स्मॉल पैचेस होते हैं जिसमें घर के ही मेंबर जो होते हैं वो काम करते हैं। और पुराने तरीके के जो उनके पास जैसे खुदाई करने के लिए लकड़ी का उनका एक टूल है, और लकड़ी का एक खुदाई करने वाले का हो है, डो है। तो मतलब इस चीज़ की जो उनके टूल्स होते हैं पुराने तरीके के टूल्स ही हैं। फैमिली काम करती है और एक छोटा सा लैंड होता है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं 1, 2 एंड 3। उसके बाद है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई और भी चीज़ें हैं जो इसमें देखी जाती हैं कि भाई मानसून पे डिपेंड होता है।
नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल, यानी आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरल फर्टिलिटी है हम उसी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं। एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है क्रॉप ग्रोन करने के लिए, वो सारी की सारी जो कंडीशन है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी आप अपनी तरफ से कुछ ऑन ऐड नहीं कर रहे हो और ऐड ऑन नहीं कर रहे हो, सब कुछ नेचुरली हो रहा है अपने आप ही। जैसे स्लैश और बर्न का हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं, फार्मर्स क्लियर करते हैं पैच ऑफ लैंड, यानी एक पैच ऑफ लैंड है, इसको क्या करते हैं वो क्लियर कर देते हैं पहले, ठीक है, यहाँ से कट ऑफ, यानी जो प्लांट है उसको कट कर देते हैं। उसके बाद उसमें सीरियल एंड अदर फूड्स क्रॉप टू सस्टेन दियर फैमिली, अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें क्रॉपिंग करते हैं। व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, और जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स वहाँ से शिफ्ट होकर फिर क्या करते हैं, क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, वो शिफ्ट करते हैं किसी अदर प्लेस पे, वहाँ पे फिर सेकंड अदर किसी प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे उस पैच को क्लियर करेंगे। जैसे कि मानो ये हमारा एक एरिया है, यहाँ पे हमने क्या करा, इस एरिया में हमने क्लियर कर लिया पहले, ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद फिर हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करा, फायर करके उसको जला के वो फिर किस में चेंज हो गई, जहाँ पे वो पेड़ पड़े हुए थे कटे हुए, उसको हमने क्या करा, फायर लगाई, और फायर लगाने के बाद फिर हमने उसको ऐश में वो चेंज हो गई। यानी अब ऐश में क्या करेंगे, सीड जो है वो डाल दिए जाते हैं, फिर वेट किया जाता है मॉनसून का, और फिर जब मॉनसून आ जाती है तो उसके बाद जो वो मतलब वेट किया जाता है कि मॉनसून के टाइम का, तो फिर मॉनसून आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, और फिर इस तरीके से फूड क्रॉप मिल जाती है उनको, जो भी करते हैं मोस्टली ये फॉरेस्ट एरिया में और ट्राइबल कम्युनिटी वो करती है स्लैश एंड बर्न, यानी स्लैश को बर्न करके एग्रीकल्चर करना। अब यहाँ पे देखो भाई, ये हमारा लैंड है, यहाँ पे हमने इसको कर लिया 10 to 15 ईयर, ठीक है, अगर हम इसी तरीके से कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो कोई इसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कोई मॉडर्न टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। तो फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करने के लिए, और इसको नेचुरली छोड़ देंगे। जब इस पैच को नेचुरली छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे अपने आप ही नेचुरली प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, और यहाँ अदर प्लेस पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है या कोई भी जो स्लैश एंड बर्न कर रहा है, तो वो अदर पैच ऑफ पे फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड ऑन नहीं किया जा रहा ना, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो फिर कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये था जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जो अपनी जो कि फूड क्रॉप्स सस्टेन दियर फैमिली, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए फूड क्रॉप किया जाता है। फर्टाइल डिक्रीज हो जाती है, फार्मर शिफ्ट हो जाते हैं उस जगह से, फिर नया फ्रेश पैच ऑफ लैंड वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, और दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रेप्लेनिश द फर्टिलिटी। और वही मैंने बोला कि जो जहाँ पे वो खेती कर चुके हैं वो जगह ऐसी छोड़ दी जाती है, और वो अपने आप ही अपनी नेचर ही उसको रिप्लानिश कर लेता है, यानी प्लांट वहाँ पे ग्रो होने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट हमने अभी ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्लैश ऑन बर्न, और हम देखने वाले हैं कि थ्रो नेचुरल प्रोसेस, यानी नेचुरल प्रोसेस से वो अपने आप फर्टिलिटी आ जाती है वापस। एंड लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स। जैसे कि मैंने बताया कि भाई जो यहाँ पे अगर कोई ये कर रहे हैं स्लैश एंड बर्न वाली तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हैं, मॉडर्न इनपुट्स नहीं डाल रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी लैंड की कम होती है, इसीलिए वो शिफ्ट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में स्लैश एंड बर्न को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि अगर हम सिर्फ यहाँ झूमिंग देखें तो झूमिंग कहाँ पे बोला जाता है, नदर्न
नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में बोला जाता है। और अगर हम देखें जो पामलू है वो मणिपुर में, और दीपा इन कहाँ बोला जाता है, दीपा बोला जाता है जो छत्तीसगढ़ का बास्तर जिला है, अंडमान एंड निकोबार में। तो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है जूमिंग, स्लैश एंड बर्न को। और यहाँ पे नेम दे रखे हैं, एक बार आप इनको रीड कर लेना, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पे आप एक बार ध्यान रख लीजिए कि जो स्लैश एंड बर्न है ना, वही हम शिफ्टिंग, उसको शिफ्टिंग कल्चर, वो सॉरी एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न मीन्स शिफ्टिंग फार्मिंग होती है, क्योंकि शिफ्ट करने से बनती है ना, होती है ना वो, एक पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट में चले जाना, जो जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी है और फॉरेस्ट वाले एरिया में ये मोस्टली पाई जाती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रिमिटिव पढ़ा। प्रिमिटिव के बाद स्टूडेंट हम देखेंगे सेकेंड जो फार्मिंग देखेंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव का मतलब होता है फोर्सली, यानी जब आप अपनी किसी चीज़ को जो मनवाना चाहते हैं या फोर्स डाल रहे हैं किसी चीज़ पे, सब्सिस्टेंट यानी जीवन निर्वाह करने के लिए, तो आप अपना फार्मिंग जो इस वाली फार्मिंग को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कर रहे हैं, फोर्सली कर रहे हैं। यानी दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। और ऐसा क्यों होता है कि भाई क्यों इंटेंसिव हो रही है ये वाली जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इतना इंटेंसिव क्यों है, इतना फोर्स क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा है। वाई का आंसर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर तो लैंड पे पड़ेगा, जो फिर लेबर का इंटेंसिव फार्मिंग पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट ये क्यों हो रहा है, लैंड हमारे पास एक लिमिट की है, ठीक है, अगर लैंड लिमिट की है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी फूड ग्रेन को लेके, तो सीधी सी बात है, एक जो लैंड है हमारे पास, जितना लिमिटेड लैंड है, तो उसको क्या करेंगे, तो उस पर फोर्स पड़ेगा ना, इंटेंसिव होगा वो, कि उसी से हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना है। तो अब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम मोर प्रोडक्ट, मतलब इसी लैंड से, लिमिटेड लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो कैसे करेंगे, इट्स लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी इस पे लेबर फार्मिंग होगी। वेरी हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स डाला जाएगा, यानी फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, सिंचाई भी के अच्छे साधन यूज़ किए जाएंगे और हायर प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से हायर प्रोडक्शन की जा सकती है, यानी जो इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होगा, लेबर लेंगे, यानी लेबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, उन पे फोर्स डाला जाएगा कि वो उस वर्क को करें। एंड दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड। और ये ऐसा है क्यों, एक्चुअली में जो आप इस तरीके की फार्मिंग इंडिया में देख रहे हो, तो एक्चुअली में रीज़न क्या है, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग्स साइज अनइकोनॉमिकली। यानी जो जैसे फादर टू फादर जो लैंड मतलब क्या होती है, रेंडर्ड होती है, यानी एक जो फादर होता है वो अपने सन को क्या करेगा, अपनी ज़मीन ज़्यादा दे देता है, ठीक है। तो जैसे ये हम एक फैमिली है, उसके पास 30 हेक्टेयर, तीन बेटे होंगे तो वो अब तीन में डिवाइड हो जाएगी, 10 10 10 10। तो जहाँ पे एक 30 एकड़ पे 5 मेंबर थे, तो अब आप देखेंगे कि वो एक मतलब तीन पार्ट में डिवाइड होगी 10 10, और उसमें भी 5 या कितने भी मेंबर हो सकते हैं मोर देन, तो कितना डिवाइड पड़ रहा है, यानी कितना इंटेंसिव फोर्स पड़ रहा है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा पूरा करने के लिए। और ये पैच ऑफ लैंड जो स्मॉल साइज जनरेशन टू जनरेशन डिवीज़न होता है, तो ये अनइकोनॉमिकली होता है, क्योंकि इसमें आप मॉडर्न फार्मिंग नहीं कर सकते हो, टेक्निकली आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे छोटे से फार्म पे तो उतना आउटपुट निकलेगा नहीं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा अगर आप हाई टेक्निकल चीज़ें मशीनरी इसमें यूज़ करोगे, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं वो इकोनॉमिकल लैंड होती हैं, यहाँ पे जो लैंड पैच है। फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, कोशिश करते हैं मोस्टली फार्मर्स भाई ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें, और लिमिटेड लैंड है हमारे पास, और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स तो है नहीं अपना जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए ज़्यादा एनॉर्म्स प्रेशर आपको इस एग्रीकल्चर लैंड पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लैंड हमारे पास लिमिटेड की है, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग का बिजनेस लाइक, यानी जब आप फार्मिंग अपने घर के लिए या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं कर रहे हो, यानी मार्केट में एक बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट मार्जिन को अर्न करने के लिए कर रहे हो। मेन करेक्टर इस टाइप ऑफ फार्मिंग का क्या होता है, हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि हमने फर्स्ट और सेकंड में देखा था, फर्स्ट में देखा था पुराने तरीके के मेथड यूज़ हो रहे थे। सेकंड में भी हमने देखा कि लैंड का साइज स्मॉल होने की वजह से मॉडर्न फार्मिंग नहीं, मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को मारने के लिए, और पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए, ये सब। और इससे क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वरीज फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। दैट मीन्स कमर्शलाइजेशन की जो ये एग्रीकल्चर आप एक्टिविटी देखोगे, हर एरिया में आपको अलग अलग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे भी उतना ही प्रोडक्ट है तो दूसरी जगह भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं राइस का, तो कमर्शियल क्रॉप हरियाणा में और पंजाब में ये एक कमर्शियल क्रॉप है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जबकि उड़ीसा में देखें तो सिर्फ ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी सिर्फ निर्वाह करने के लिए, जीवन को मतलब थोड़ा सब्सिस्टेंस करने के लिए ही क्रॉप की जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए की जाती है। तो वरी करता है स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्लांटेशन जो है ना, वो प्लांटेशन टाइप जो आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जो ये प्लांटेशन है बेस्ट है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, यानी जो प्लांटेशन है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी आप देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या चल रहे हैं, यानी एक लार्ज एरिया होता है, उसमें सिर्फ एक सिंगल क्रॉप, यानी एक ही टाइप की आपको अंदर उसके अंदर क्रॉप नज़र आएगी, फसल नज़र आएगी। प्लांटेशन हैज़ अ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी जो एक कमर्शियल फार्मिंग है वो इन दिनों दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। कैसे, प्लांटेशन कवर अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी एक बहुत बड़े पार्ट में जब ये प्लांटेशन लगाया जाता है, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाया जाता है, क्योंकि कम तो नहीं है, बहुत बड़े मार्जिन के साथ काम होता है इसमें। और द हेल्प ऑफ माइग्रेट लेबरर्स, यानी बाहर से भी लेबर बुलाने पड़ते हैं, और जब काम होता है तो उनको उस जगह रहना भी पड़ता है जहाँ पे काम हो रहा है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, जितना भी प्रोड्यूस है एज अ रॉ मटेरियल आप देखेंगे वो कहाँ जाता है, इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे बोला भी है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है उसके बीच में कौन काम कर रहा है, कमर्शियल फार्मिंग। तो इसी पर्पस है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो इंडस्ट्री के पास जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स हैं, ज़्यादा कैपिटल लगता है, माइग्रेंट लेबर हैं, और रॉ मटेरियल एज अ यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, जितना भी ऑल प्रोडक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन है। जैसे टी असम में, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, सॉरी नॉर्थ बंगाल में और असम में तो टी है। और इन कर्नाटका में आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दिस स्टेट्स, कॉफ़ी। तो यहाँ पे कॉफ़ी कहाँ पर है, कर्नाटक में, और टी है असम और नॉर्थ बंगाल में, ठीक है। तो ये आप एक बार मैप में भी इसको देख लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे ये वाले जो प्लांटेशन है इन स्टेट्स में होते हैं। एंड सिंस प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, और मार्केट के लिए किया जाता है, क्योंकि भाई ठीक है ये कमर्शियल फार्मिंग है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिर कहाँ जाएगी वो जाएगी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से जाएगा मार्केट में। तो पूरा एक मतलब बना हुआ है सिक्वेंस है। और वेल डेवलप नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा नेटवर्क अगर है, और कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज में, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। दैट मीन्स, क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि रॉ मटेरियल अपने आप तो उठ के जाएगा नहीं, तो वहाँ के लिए तो बहुत वो चाहिए, इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए होता है एक अच्छा सा। और इंडस्ट्री तभी ग्रो कर सकती है उस प्रोसेस के लिए, जैसे कि मानो हमें बनाना का ये एक प्लांटेशन है,
और इससे हमें चिप्स बनाने इंडस्ट्री में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो मार्केट में सेल होगा, यानी प्रोसेस होगा इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल जाएगा इंडस्ट्री में, और उसके बाद फिर वो मार्केट में जाएगा। तो ये एक प्लांटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, मार्केट्स में। तो ये पूरा एक कनेक्टिविटी है। और ये हमने ये आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कैसे है, कितने बड़े बड़े लैंड पे ये की जाए। ये बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट में है। तो हमने आज के टॉपिक में, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।